देखिए, ये सिवनी और बालाघाट ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में आप जो बोल रहे हैं एकदम सही बात है। मैं पन्ना भी गया हूँ। पन्ना में वहाँ पर जो नदी है, वो जो वहाँ पर लगभग लगभग 40 से 50 फीट उसको भी गहरा कर दिया, और रात्रि में वहाँ पर पनडुब्बी से पानी से रेत निकाली जा रही है। जब कोई मेला लगता है और लाइट्स होती है, ऐसी लाइट वहाँ रात में पनडुब्बी की होती है। इतना खतरनाक उत्खनन हो रहा है। और रही बात बालाघाट की, सिवनी की, मैं आपको बता दूं अवैध उत्खनन, क्योंकि मैं यहाँ रह रहा हूँ, इस पर काम कर रहा हूँ, तो इसकी बारीकी आपको बता दे रहा हूँ कि ये एक डंपर की रॉयल्टी काट कर 6 से 7 डंपर रेत की चोरी करते हैं, और इससे अवैध उत्खनन होता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अवैध उत्खनन कैसे होता है। इन्होंने स्वीकृति ली 4 हेक्टेयर खदान की। मान लो कि 4 हेक्टेयर की खदान की स्वीकृति ली। अब 4 हेक्टेयर की खदान की स्वीकृति ली, उसके एवज में ये लोग लगभग 20 हेक्टेयर खदान दूसरा अवैध खोदते हैं, और उसको ऐसे मैनेज करते हैं कि एक रॉयल्टी काटी, जितनी जितनी स्वीकृति इनको मिली उतनी स्वीकृति की तो इनको रॉयल्टी जारी हो जाती है। मगर जो अवैध लूटा उसको कैसा करते हैं ये लोग, उसको नदी किनारे अवैध भंडारण करते हैं, फिर अज्ञात नाम से उसको जब्त कराते हैं भंडारण को, और जब्त करा के उसी भंडारण की रॉयल्टी जारी करवा लेते हैं। और वहां पर अगर इन्होंने 10,000 डंपर रेत भंडारण की, तो वहां केवल 1,000 डंपर रेत की ये भंडारण की ये रॉयल्टी जारी करवाते। अब बची 9,000 घन मीटर वो रेत, डंपर रेत, उसमें ये करते हैं कि जो एक रॉयल्टी काटी और 6 से 7 डंपर बेची, उसमें इसको मैनेज करते, और ये पूरा काला पैसा इनके जेब में जाता है। इस तरह से नदियों का अवैध उत्खनन हो रहा है, पूरी नदियों को बर्बाद किया जा रहा है। पर्यावरण को क्या नुकसान? पर्यावरण को इससे नुकसान हो रहा है। देखिए, ये मिट्टी है, मिट्टी में दरारें आती है, और दरारें आने के कारण सूर्य का प्रकाश और वायु अंदर तक जाती है, तो मिट्टी सूख जाती है, नमी सूख जाती है। मगर रेत में इससे विपरीत है, रेत में दरारें नहीं आती है, और दरारें नहीं आने से नमी बनी रहती है, और नमी बनी रहने से जल का स्तर बना रहता है। वर्ष 2025 में पहली बार बालाघाट जिले को जल अभावग्रस्त जिला घोषित किया गया। वो इसलिए किया गया कि बालाघाट जिला पूरा नदियों से घिरा हुआ है, और नदियों से रेत गायब हो गई है, नदियों को गहरा कर दिया गया है, तो जल का स्तर नीचे चला गया। अगर रेत ऊपर रहती तो पानी ऊपर रहता। इस तरह से पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। वहां पर जो जलचर प्राणी है बहुत सारे, पहले हरियाली हुआ करती थी बालाघाट की नदियों में, वो पूरी हरियाली मिटा दी गई। वहां जो जितने जलचर प्राणी थे पूरे नष्ट कर दिए गए हैं। ये रेत माफियाओं पे कंट्रोल क्यों नहीं है सरकार का या अधिकारियों का? देखिए, कंट्रोल तो सरकार कर सकती है, मगर सरकार ही जो अभी जो जो सरकारें काम कर रही है, वो सरकार ही इस चोरी में संलिप्त है। अभी खनिज संसाधन विभाग मुख्यमंत्री मोहन यादव के पास में है, और स्वाभाविक सी बात है, कलेक्टर एसपी को हम जब शिकायत कर रहे हैं, वो उस पर कार्रवाई इसलिए नहीं कर रहे कि उन पर बहुत दबाव होगा मोहन यादव का, तभी तो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, और इस तरह से पूरी की पूरी चोरी की जा रही है। क्षेत्रीय नेता या विधायक सांसदों का क्या? कांग्रेस और भाजपा दोनों रेत की चोरी में मिली हुई है। स्पष्ट रूप से आपको बता दूं कि रेत माफिया राजेश पाठक जो है, वर्ष 2012 से भाजपा का वरिष्ठ कार्यकर्ता है, और जब भी मुख्यमंत्री बालाघाट आते हैं उसके बाजू में वो खड़े हो जाते हैं। दिल्ली में जाके प्रधानमंत्री के साथ में अपना फोटो खींच के डालते हैं। मुख्यमंत्री की माँ, जब उनकी माँ खत्म हुई थी, तब उनकी 13वीं वहां उनकी माँ के साथ फोटो वहां खिंचा रहे। तो ये भाजपा के आदमी है, और सरकार के लोगों से मिले हुए संभवतः मुख्यमंत्री और इनके मंत्रियों को लंबा पैसा ये देते होंगे, इसलिए इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। क्या लोकल माफिया भी इसमें इंक्लूड? देखिए, लोकल माफिया तो इसमें इंक्लूड हो गई। जब ऊपर से बड़ी चोरी हो रही है तो लोकल माफिया तो इंक्लूड हो गई इसमें। पर अभी जो उगली में गोली कांड हुआ है उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। देखिए, उगली का जो गोली कांड है, उगली का गोली कांड, मैं इसमें प्रशासन को जिम्मेदार मानता हूं। अगर प्रशासन समय रहते इनके अवैध उत्खनन के ऊपर कार्रवाई कर देते, 25 जून को जो इनके डंपर और पॉकेट मशीनें पकड़ाई, वहां 24 जून को एक बालक की मृत्यु हो गई थी, उस पर अगर उचित कार्रवाई राजेश पाठक, पवन पाठक पर हो जाती, तो इनके हौसले इतने बुलंद नहीं होते और ये कार्रवाई नहीं होती। और दूसरी बात, जो खुरसुरा घाट है उसकी पर्यावरणीय स्वीकृति नहीं मिली, तो अब हम गए क्यों? कहीं ऐसा नहीं लगता कि बाहरी लोग और लोकल लोगों के बीच में संघर्ष के चलते ये सारी चीजें? देखिए, बाहरी लोग तो यहाँ पर इंटरफेयर कर ही रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश से आए हुए लोग हैं, और यहाँ पर वो इंटरफेयर कर रहे हैं, और ऐसा इंटरफेयर कर रहे हैं कि एक भय का वातावरण भी बना रहे। लवलेश तिवारी नाम का व्यक्ति बालाघाट में राजेश पाठक ने लाके रखा था, और उसने हमारे एक साथी पत्रकार को बैयर में गोली दिखाई थी, उसकी कनपट्टी पे गोली रख दी, बंदूक रिवॉल्वर रख दी थी, और उसी लवलेश तिवारी ने 1 महीने बाद जाके उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद को गोली मारी थी। तो ये भय का वातावरण ही बना रहे हैं। बाहरी लोग इंटरफेयर कर रहे हैं, पूरे बालाघाट में, सिवनी में, सब जगह कर रहे हैं। और अंत में क्या चाहते हैं इसमें? अंत में ये चाहते हैं कि सरकार को सोचना चाहिए, इसके ऊपर सोचना चाहिए। ये एक तरफ सरकार जल जीवन मिशन की बात कर रही है, जल गंगा संवर्धन मिशन की बात कर रही है, और दूसरी तरफ उन्हीं गंगा को बर्बाद कर रही है, जल को बर्बाद कर रही है।
सरकार के दोहरे मापदंड है। सरकार को एक अपने मापदंड पे आना पड़ेगा और प्रकृति के बारे में सोचना पड़ेगा, तब जाकर ये ठीक हो सकता है। बिना सरकार के ये ठीक नहीं हो सकता।